हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगा। और आज तो चिल्ड्रंस डे भी है, तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे आप सबको। फिलहाल ध्यान दीजिएगा। हम लास्ट क्लास में एप ब्लॉक एलिमेंट से क्या क्या कराया मैंने। लेंथेनाइड्स करा दिया, लेंथेनाइड्स के प्रॉपर्टीज वगैरह और उसके यूजेज वगैरह, इवन उनकी रिएक्टिविटी से लेके उनके कॉन्फ़िगरेशन से लेके हर छोटी बड़ी बात, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह सब कुछ कवर कर दिया है। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले वो वीडियो जाके देख लो और उसमें पक्के हो जाओ। इसके बाद आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्टिनाइड्स की। सेम तरीके से एक्टिनाइड्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह की बात करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह के साथ साथ हम इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं की, इनके अभिक्रियाशीलता की, यानी कितना रिएक्टिव है, और उसी के साथ साथ हम इनके यूजेज की, ठीक है। और लास्ट में हम कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी सीखेंगे यहाँ पे, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम में आपके रिपीट होते रहते हैं, जैसे कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानताएं क्या हैं और इनके बीच में अंतर क्या है या डिफरेंसेस, ये सारी बातें भी यहाँ पे हम करेंगे। तो ध्यान रहे, पहले हम बात कर लेते हैं कि लैंथेनाइड होते कौन कौन से हैं। तो इनके सारे नाम पहले देख लो आप। एक्चुअली में यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये एलिमेंट्स हैं आपके कौन कौन से। ये एलिमेंट्स हैं आपके, एक्टिनियम है, एसी, थोरियम है, प्रोटैक्टिनियम है, यूरेनियम है, नेपच्यूनियम है, प्लूटोनियम है, अमेरिशियम है, क्यूरियम है, बर्केलियम है, कैलिफोर्नियम है, आइंस्टीनियम है, फर्मियम है, मेंडलीवियम है, नोबेलियम है और लॉरेंशियम। ये आपके 14 एलिमेंट। वैसे तो ये जो आपका एलिमेंट है एक्टिनियम, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो इसमें रखा गया है उठा के, ठीक है। तो आपको पता है। अब एग्जैक्टली अगर इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया है कि 6D171 6D17H2, और यहाँ से अब आपका बढ़ता जाएगा, यहाँ 6D2 7H2 हो जाएगा बच्चों। अब आपको वही बात जो मैंने कही थी कि जैसे आपने लैंथेनाइड में सारी चीजें याद रखी, वैसे ही आप एक्टिनाइड्स में भी याद रखो। किसको याद रखो कि किस में D1 में इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे D1 अगर आपको चेक करना है तो वो है आपका प्रोटैक्टिनियम, ठीक है। वो कहाँ पे है आपका? प्रोटैक्टिनियम में है। वो आपका यूरेनियम में है और वो आपका नेपच्यूनियम। तीन एलिमेंट्स ऐसे हैं कि डी में भी एक इलेक्ट्रॉन। अब इसके बाद अगर आप आगे आओगे तो अब यहाँ पे D1 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा आपको? लास्ट में ही आपको मिलेगा, और वो मिलेगा केवल आपका कहाँ पे? लॉरेंशियम। तो आपका एक तो हो गया क्या? लॉरेंशियम। ये आपके चार एलिमेंट ऐसे हैं बच्चों जिनके डी में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अदरवाइज आपको किसी की भी कॉन्फ़िगरेशन करनी हो तो आप बहुत सिंपल तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते। किसी एक एलिमेंट का मैं कॉन्फ़िगरेशन कर भी देता हूं तो आपको ऐसा ना लगे कि बहुत मुश्किल काम है। जैसे सपोज करो इसमें से अगर आपको प्लूटोनियम 94 की कॉन्फ़िगरेशन करनी, इसकी प्लूटोनियम 94 की अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, ठीक है, तो कैसे करोगे? तो आप कहोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, इसके बाद 3d10, इसके बाद आपका आ जाएगा 4p6, इसके बाद 5s2, इसके बाद 4d10 और इसके बाद 5p6 हो जाएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 6s2 4f14 हो जाएगा, और फिर 5d10 भी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 5d10 के बाद 6p6 भी हो जाएगा। अभी यहाँ तक ऐड कर लो, देखो क्या क्या हो गया। 2 4 है 10 हो जाएगा, 2 12 हो जाएगा, 6 18, 2 20, 10 30 36, 2 38, 10 48 और 6 54, 54 और 2 56, 56 और 14, 56 14 70 हो जाएगा, 70 10 80 और 6 81 हो जाएगा, यानी 81 हो गया। अब आपको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। 86 के बाद आप आओगे 7s2 पे। किस पे आओगे बच्चों? 7s2 पे आओगे। 7s2 86 और 2 88 हो गया, 86 और 2 88 हो जाएगा। और इसके तुरंत बाद
आप एक बात ध्यान रखना कि इसके D1 में भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आप इसके D1 में एक इलेक्ट्रॉन भर देना। D1 में आपने जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन भरा तो वो कितना हो गया, 88, एक 89 हो गया। बचे आपके कितने, 94 की कर रहे हैं ना बच्चों, ठीक है। 94 में आपके डी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। फिर इसका मतलब है कि आप सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भर दो, ठीक है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन भर दोगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 7 के बाद आपका आ जाएगा 5f और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी कि हमें कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी। यही डी में एक इलेक्ट्रॉन भरना होता तो पहले डी में एक इलेक्ट्रॉन रख देता, बचे हुए इलेक्ट्रॉन आप एफ में डाल देते। तो आपको बिना परेशान हुए, बिना किसी तरह से हिचकिचाए, आपको केवल क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन वाला रूल फॉलो करना है, इलेक्ट्रॉन भरते जाना है। बस कुछ एलिमेंट्स के लिए आप ध्यान रखोगे कि आपका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, डी में है। जिनमें एक इलेक्ट्रॉन डी में है वो कॉन्फ़िगरेशन याद कर लेना, आपको कॉन्फ़िगरेशन में कोई मुश्किल, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह की जब बात होती है बच्चों ना, तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। हमेशा कहाँ से निकालते हैं, सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल से। जैसे अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात हुई तो मैं 7s से इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, +2 के लिए 7 से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, +3 के लिए फिर अगले वाले में से निकालूंगा, +4 के लिए अगले वाले से निकालूंगा। तो यानी कहने का मतलब है सबसे पहले सबसे बाहर वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालो, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब अंदर वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालना आप शुरू करना, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्टिनाइड की सामान्य विशेषताओं की बात करनी है, तो यहाँ पे ध्यान देना कि क्या क्या है। केवल एक्टिनियम, थोरियम और प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम, ठीक है। क्या क्या बच्चों, ध्यान देना, एक्टिनियम, थोरियम और प्रोटैक्टिनियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम और यूरेनियम धातुओं में प्राकृतिक रूप पाए जाते हैं, यानी यही है जो केवल प्राकृतिक रूप में पाई जाती हैं। अन्य सभी एक्टिनाइड अस्थिर कृत्रिम रेडियो एक्टिव है, जो कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पादित किए, यानी इन चारों को छोड़ के जितने भी आपके एक्टिनाइड्स हैं सारे आपके कृत्रिम नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है, और सबके सब क्या हैं, अस्थिर हैं और रेडियो एक्टिव। लैंथेनाइड के अनुरूप इनमें भी 5f ऑर्बिटल का भराव शामिल होता है। जैसे हम लैंथेनाइड की तरह, लैंथेनाइड में आप 4f में ऑर्बिटल में क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन भरते हो, वैसे ही आप 5f में भी इलेक्ट्रॉन भरते हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इससे पहले। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि मैंने बताया कि पहले 5f में क्या भरोगे, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, यानी 5f में 14 इलेक्ट्रॉन, 6d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और फिर 7 में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इनके भरने का तरीका होता है। पहले 4 तत्व थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम के लिए 5f और 6d ऑर्बिटल्स के बीच ऊर्जा का अंतर कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5x और 5f और 6d स्तरों दोनों पर कब्जा कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको 4 एलिमेंट, और उन्हीं 4 एलिमेंट में डी में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनके बीच ऊर्जा का अंतर बहुत कम होता है, इस वजह से इन ऑर्बिटल्स में यानी डी में भी इलेक्ट्रॉन कब्जा कर सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखना इनका। प्लूटोनियम से आगे 5f ऑर्बिटल की ऊर्जा काफी कम होती है। 5f कोष नियमित रूप से भरता है, जिससे तत्व बहुत समान हो जाते हैं, यानी आगे की जब बात करोगे तो 5f कोष में ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा, और इस वजह से यहाँ पे इनमें समानताएं बढ़ जाती हैं। ऑक्सीकरण अवस्थाओं की क्या बात होगी, तो सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था इसकी भी बच्चों कितनी है, +3 है, यानी लैंथेनाइड की तरह ही, लेकिन यह हमेशा सबसे स्थिर नहीं होती। पहले 4 तत्व थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम और नेपच्यूनियम की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो सबसे स्थिर अवस्थाएं इनकी जो है, थोरियम की +4 है, प्रोटैक्टिनियम की +5 है और यूरेनियम की +6 है। इसके पीछे राज क्या है, तो आप देखना चाहोगे, देखना यहाँ पे थोरियम की +4 है। थोरियम की +4 इसलिए है बच्चों क्योंकि यहाँ पे डी में आपके क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि चारों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, पूरी तरह से खाली हो जाएगा, ठीक है। तो F0 वाली बात है, तो इसलिए स्टेबल है। प्रोटैक्टिनियम की बात करें बच्चों तो यहाँ पे +5 की बात हो रही है, +5 उसी वजह से क्योंकि F में 2 है, डी में 1 है, एस में 2 है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर टोटल 5 है, अगर पांचों के पांचों निकाल दूं तो क्या आ जाएगा, F0 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। आपको पता है F0, F7 और F14 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से इनकी +5।
यूरेनियम की जाओगे बच्चों, यूरेनियम पे आप, तो यूरेनियम पे कह रहे हैं कि +6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, और इसके पीछे भी रीजन वही सिंपल है कि भाई इनके भी आउटर मोस्ट शेल में सबसे ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो F0 कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। इस वजह से इनकी सबसे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +6 रहेगी। तो ये बात तो आपने देख ली यहाँ पे। उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में F इलेक्ट्रॉनों सहित सभी बाहरी इलेक्ट्रॉनों का आबंध के लिए उपयोग शामिल होता है। यानी मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण धातुओं की बात जैसे ही की है, मैंने आपको बताया है यहाँ पे दो तरह के आबंध बनते हैं। कैसे कैसे? आयनिक और सहसंयोजक। जब आपके क्या होते हैं, एस उपकोष के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपके बंध बनाने में भाग लेते हैं, तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे तब आयनिक बंध बनता है। लेकिन जब आपके एफ ऑर्बिटल्स के यानी एफ उपकोष के भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या करने लगेंगे, भाग लेने लगेंगे आबंध बनाने में, तो आपका बंध कैसा हो जाएगा, सहसंयोजक बंध हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी भी निम्न आपकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो सब आयनिक होती हैं, लेकिन उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करने लगते हैं, भाग लेने लगते हैं, और ये बन जाता है आपका सहसंयोजक। बाद के तत्व अमेरिशियम से लॉरेंशियम और नोबेलियम को छोड़कर +3 सबसे स्थिर अवस्था है, यानी लास्ट वाले में सबसे +3 सबसे क्या है, स्थिर अवस्था है, लेकिन किसको छोड़ के, अमेरिशियम से लॉरेंशियम और नोबेलियम को छोड़ के। विशिष्ट उदाहरण देख लो बच्चों, क्या है, नेपचुलियम +7 दिखाता है, ऑक्सीकारक है, लेकिन +5 सबसे स्थिर है, +5 इसकी सबसे स्थिर है, और +7 इसकी क्या है, ऑक्सीकारक फॉर्म रहता है। अच्छा, ऑक्सीकारक फॉर्म रहता है नेपचुनियम का। प्लूटोनियम की बात करें तो +3 से +7 दिखाता है, +4 सबसे स्थिर है। अमेरिशियम +2 से +6 दिखाता है, +3 सबसे स्थिर है। अमेरिशियम 2+ यानी इसकी F7 कॉन्फ़िगरेशन केवल ठोस फ्लोराइड के रूप में विद्यमान है, Eu2+ के अनुरूप। +4 अवस्था यानी थोरियम और बर्किलियम तक सभी तत्वों के लिए विद्यमान है। +2 अवस्था कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम और नोबेलियम के विद्यमान है, गुण यूरोपीय और इटर्मियम के समान है। +5 अवस्था प्रोटैक्टिनियम से अमेरिशियम के लिए होती है। MO2+ आयन बिलियन pH 2 से 4 में विद्यमान होते हैं, लेकिन तेजी से असमानुपातन यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेते हैं। यानी असमानुपातन डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है बच्चों, एक का ऑक्सीकरण हो जाए और किसी एक का उसी का अपचयन भी हो जाए, यानी एक ही का ऑक्सीकरण होता है और अपचयन दोनों होता है, तो हम उसे डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। उदाहरण में आपको दिया गया है जैसे यूरेनियम का कि UO2+, UO2+ का मतलब यहाँ पे +3 में है, +3 से यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 में जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, +2 में आ रहा है। ठीक है, तो एक ही का क्या हो गया, ऑक्सीकरण भी हो गया, और एक ही का क्या हो गया, अपचयन भी हो गया, तो इसे डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। +6 ऑक्सीकरण अवस्था यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमर्सियम के फ्लोराइड के रूप में पाई जाती है, बिलियन क्रिस्टल में स्थिर ऑक्साइडो आयनों के रूप में अधिक सामान्य है। यानी भाई ये तो आपको भी पता है कि जितनी भी संक्रमण धातुएं हैं उनकी जो सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं वो जनरली फ्लोराइड और ऑक्साइड के रूप में ही पाई जाती हैं, क्योंकि यही सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। निचली अवस्थाएं +2, +3, +4 आयनिक होती हैं। उच्च अवस्थाएं सहसंयोजक होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, जल अपघटन आसानी से होता है लेकिन अम्ल द्वारा दबाया जा सकता है। उच्च अवस्थाएं MO+5 और MO2+6 आयन बनाने के लिए जल अपघटित होती हैं। यानी अगर यहाँ पे आपको बात करनी है तो आप यहाँ पे बात ये कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो सकती है, यहाँ पे ध्यान रखोगे कि भाई जल अपघटन आसानी से होता है लेकिन अम्ल डाल के इसे क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का विस्तार 5f ऑर्बिटल 6s और 6p ऑर्बिटल से आगे तक फैले होते हैं और आबंध में भाग लेते हैं। लैंथेनाइड के विपरीत जहां 4f ऑर्बिटल दबे हुए और परिरक्षित होते हैं, यानी आप लैंथेनाइड की बात करोगे तो वो बहुत ज्यादा उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं नहीं दिखा पाते। क्यों नहीं दिखा पाते भाई, क्योंकि उसका 4f ऑर्बिटल दबा रहता है अंदर और परिरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे 5f ऑर्बिटल से लेके 6s और 6p के ऑर्बिटल आगे तक फैले होते हैं और इनके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बंध बनाने में भाग लेते हैं। बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसी वजह से ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। भौतिक गुण की बात करोगे तो सभी चांदी जैसी सफेद धातुएं में जितने भी हैं आपके लैंथेनाइड्स में सब क्या है, चांदी जैसे सफेद धातुएं हैं।
गलनांक मध्यम रूप से उच्च होते हैं लेकिन संक्रमण तत्वों से कम होते हैं। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं यानी डी ब्लॉक के, उनसे तो इनका गलनांक क्या होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट कम ही रहता है, ठीक है, लेकिन उच्च रहता है। एक्टिनाइड संकुचन यानी जैसे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन पढ़ा, वैसे ही एक्टिनाइड क्या होता है आपका संकुचन भी होता है। एफ इलेक्ट्रॉनों द्वारा खराब परिरक्षण के कारण श्रृंखला में आयनिक आकार में कमी आती है, बिल्कुल, और घनत्व उच्च रहता है। भाई आकार में कमी आएगी तो घनत्व आपका बढ़ेगा ही, ये बात समझ रहे हो। आयनों के रंग की बात की जाए तो वैसे ही एक्टिनाइड आयन आमतौर पर एफ संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं। जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी संक्रमण धातुएं डी ट्रांजिशन की वजह से रंगीन होती हैं, वैसे ही ये क्या होता है एफ संक्रमण के कारण रंगीन होते हैं। रंगहीन आयन वे जिनके 5f ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन या 7 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। भाई जिनमें क्या होते हैं आपके 7 इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन या 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम रंगहीन बोलते हैं। और इसके अलावा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो वो क्या होती है रंगीन होते हैं आयन उनके। रंगीन आयन वही हैं 5f ऑर्बिटल में 2 से 6 इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपके क्या हो जाते हैं क्रिस्टलीय जलीय अवस्था में रंगीन हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे थोरियम 4+0 कॉन्फ़िगरेशन है तो रंगहीन हो जाएगा, ये रंगीन है, 4 भी रंगीन है, 5f भी रंगीन है, 6 वाला भी रंगीन है। लेकिन यहाँ पे ये आपका क्या है CM है जो आपका क्या है 7 है, ये रंगहीन है, ये आपका रंगीन है और ये भी आपका रंगीन है। तो आपने देखा सबसे जरूरी बात F0, F7 और F14, अगर ऐसा कुछ है तो ये रंगीन है, रंगहीन है, अदरवाइज सारे क्या होंगे रंगीन हो। तो कॉन्फ़िगरेशन करके आप हमेशा देखोगे चीजों। चुंबकीय व्यवहार बच्चों, चुंबकीय व्यवहार जानते हो, अनुचुंबकीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों वाले आयन, यानी यहाँ भी कॉन्फ़िगरेशन करके देखोगे जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जैसे ही मिलेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे अनुचुंबकीय हो जाएंगे, यानी आपके विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या होंगे आकर्षित होंगे। और प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे यानी आपके प्रतिकर्षित होंगे अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या हुए युग्मित हुए, जैसे कुछ आयंस लिखे हुए हैं यहाँ। संकुल का निर्माण, संकुल का निर्माण मतलब होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स आयन बनाना यानी ससंयोजक यौगिक बनाना, और ससंयोजक यौगिक एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड की तुलना में बहुत अधिक बनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी साइज क्या होती है छोटी होती है। कैसे एक्टिनाइड्स में लैंथेनाइड की तुलना में उच्च आवेश और छोटे आयनिक आकार के कारण संकुल बनाने की अधिक प्रवृत्ति होती है। ये बात ध्यान रहे। हैलाइड क्षार धातुएं हैलाइडों के साथ संकुल बनाते हैं। कार्बनिक यौगिकों यानी जैसे EDTA एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, ये आप लोग जानते हो, ऑक्सीजन के साथ कैलेट बनाते हैं। संकुल निर्माण प्रवृत्ति का क्रम, यानी संकुल निर्माण प्रवृत्ति के क्रम की बात करोगे भाई ऑक्सीकरण अवस्था आपकी यहाँ पे क्या है 4+ है, यहाँ पे 2+ है, यहाँ पे 3+ है, यहाँ पे ऐसे, तो ये आपका क्रम है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे सबसे जरूरी बात कि भाई एक्टिनाइड्स लैंथेनाइड के कंपेयर में क्या करते हैं संकुल बनाते हैं यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इनके आकार और आयनिक आवेश ज्यादा होते हैं। ठीक है, आयनिक आकार छोटा और उच्च आवेश होता है जिसकी वजह से ये संकुल बनाने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है किसके कंपेयर में एक्टिनाइड्स के कंपेयर में। रासायनिक अभिक्रियाशीलता की बात करोगे बच्चों तो अत्यधिक विद्युत धनात्मक होता है, यानी कम आयनन ऊर्जा वाला, यानी इसकी विद्युत धनात्मकता ज्यादा होती है, मतलब अभिक्रियाशीलता भी ज्यादा रहेगी। गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, वायु में धूमिल हो जाते हैं यानी ऑक्साइड परत बनाते हैं, HCl के साथ आसानी से अभिक्रिया करते हैं, अन्य अम्लों के साथ धीमी गति से। सांद्र HNO3 थोरियम यूरेनियम प्लूटोनियम को निष्क्रिय यानी पैसिव बना देती है, यानी सांद्र HNO3 के साथ अगर इन तीनों एलिमेंट्स को आप क्या करोगे रिएक्ट कराओगे तो ये इसे क्या कर देंगे निष्क्रिय कर देगा। O2 हैलोजन और H2 के साथ अभिक्रिया करते हैं, प्रबल अपचायक कारक के रूप में कार्य करते हैं, यानी ये क्या होते हैं प्रबल अपचायक होते हैं। प्रबल अपचायक का मतलब यही होता है बच्चों कि आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, ध्यान देना। रेडियो एक्टिविटी, तो वैसे तो जानते हैं सभी एक्टिनाइड्स तो आपके क्या होते हैं रेडियो एक्टिव होते हैं। रेडियो एक्टिनाइड्स के उपयोग क्या है, केवल थोरियम यूरेनियम और प्लूटोनियम ही महत्वपूर्ण उपयोग है। याद रखोगे थोरियम यूरेनियम और प्लूटोनियम,
थोरियम गैस मेंटल यानी TiO2 प्लस 1% CuO2 गर्म करने पर चमकदार सफेद प्रकाश उत्पन्न करता है। नाभिकीय ईंधन है भाई थोरियम 232 यानी अविष्क्रिय को विखंडन U-233 में परिवर्तित किया जाता है। यूरेनियम 232 को 233 में परिवर्तित किया जाता है विखंडन करके, और ये एक नाभिकीय ईंधन है, न्यूक्लियर फ्यूल। चिकित्सा कैंसर उपचार में थोरियम लौहों का उपयोग किया जाता है। ये चिकित्सा उपचार में किया जाता है बच्चों। यूरेनियम लौहों का कांच, वस्त्र, सिरेमिक उद्योगों और दवाओं में किया जाता है। U-235 का उपयोग रिएक्टरों और परमाणु बमों में नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। ये तीन एलिमेंट्स एक्टिनाइड के बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, इनका उपयोग जरूर याद रखना। प्लूटोनियम 239 का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है, U-238 से प्राप्त होता है। ठीक है, 238 से बनाया जाता है, 239 का उपयोग नाभिकीय ईंधन के रूप में किया जाता है। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स की तुलना। अब तुलना करना है बच्चों, पहले समानताओं की बात कर लेते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि एक्टिनाइड्स और लैंथेनाइड्स की तुलना करना है, इनमें समानताएं क्या हैं और अंतर क्या है, तो ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों अगर यहाँ पे बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग इनका क्या रहता है, समान रहता है। क्या रहता है, N-2 F12 क्या रहता है, 14 रहता है, N-1 D 0 से 1 रहता है और NS2 रहता है। ये समानताएं हैं। ठीक है कि भाई यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे N हाईएस्ट क्या होता है, 6 होता है एक्टिनाइड्स के, लैंथेनाइड्स के लिए, और एक्टिनाइड्स के लिए 7 होता है। कहने का मतलब है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑक्सीकरण अवस्थाएं मुख्य रूप से +3 रहती हैं, दोनों की हैं। विद्युत धनात्मक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, प्रबल अक्षायक का काम करती हैं, दोनों ही करते हैं। संकुचन, दोनों परमाणु आयनिक आकार में संकुचन दिखाते हैं। लैंथेनाइड में लैंथेनाइड संकुचन होता है, एक्टिनाइड में एक्टिनाइड संकुचन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका परिरक्षण प्रभाव बहुत खराब होता है। चुंबकीय व्यवहार की बात करें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले आयन अनुचुंबकीय होते हैं। रंगीन आयन, अधिकांश धनायन रंगीन होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी समान अवशोषण स्पेक्ट्रम, यहाँ भी देखोगे तो दोनों में ही f ऑर्बिटल भरते हैं, तो FF संक्रमण की वजह से दोनों के आयन क्या होते हैं, रंगीन हो सकते हैं। तो ये तो बच्चों क्या है, समानता है। विलयनता की बात करें तो +3 के नाइट्रेट पर क्लोरेट सल्फेट विलेय होते हैं, हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट फ्लोराइड अविलेय होते हैं। दोनों की ही बात हो रही है। आयन विनिमय, दोनों आयन विनिमय व्यवहार प्रदर्शित कर। ठीक है, तो ये तो हो गया क्या है आपका, समानताएं हो। ठीक है, इन समानताओं में से जितनी मैंने 7-8 समानताएं बताई, अगर 3-4 भी याद रखोगे तो बहुत हो। अब ध्यान रखना, असमानताएं क्या हैं बच्चों, आप यहाँ पे बात करना, यही कंपैरिजन आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करोगे और ये अच्छे से तैयार करोगे क्योंकि एग्जाम में आएगा ही। रेडियो एक्टिविटी की बात करें बच्चों, यहाँ तो लैंथेनाइड में प्रोमिथियम को छोड़ देना, बाकी आपके यहाँ क्या है, गैर रेडियो एक्टिव है। यानी लैंथेनाइड में एक ही है जो प्रोमिथियम, जो कि रेडियो एक्टिव है, बाकी सब क्या है, रेडियो एक्टिव नहीं है। इसमें सारे रेडियो एक्टिव हैं। मुख्य रूप से +3 +2 +4 दिखाते हैं, यानी मुख्य रूप से +3 दिखाते हैं और कुछ +2 +4 भी दिखाते हैं। यहाँ +3 तो दिखाते ही हैं, उसके साथ साथ बहुत विविधता होती है, +4 +5 +6 +7 भी दिखाते हैं, यानी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं। ऑक्सो आयन की बात करें यहाँ तो ये ऑक्सो आयन नहीं बनाते हैं, और ये ऑक्सो आयन बनाते हैं, जैसे आप यहाँ देख ही रहे हो, जलीय विलयनों में विलेय होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखना, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड कम क्षार की होते हैं, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ज्यादा क्षार की होती है। कम प्रवृत्ति होती है, कम आवेश घनत्व होता है, यानी संकुल निर्माण की प्रवृत्ति यहाँ पे क्या रहती है, कम रहती है, और इनकी प्रवृत्ति क्या रहती है, ज्यादा रहती है, अभी बताया मैंने। चुंबकीय प्रकृति, अनुचुंबकत्व आसानी से समझाया जा सकता है, अनुचुंबकत्व आसानी से समझाया नहीं जा सकता। प्रेक्षित मान अपेक्षित मान अलग अलग होते हैं। आयनों का रंग, अधिकांश M3 आयन रंगीन होते हैं, जबकि यहाँ पे अधिकांश M3 और M4 आयन रंगीन होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बच्चों क्या, असमानताएं। तो अगर मैं बात करूं तो चैप्टर आपका ये जो था D एंड F ब्लॉक अब खत्म होता है। ठीक है, अब आपका सबसे बड़ा काम ये है कि एनसीईआरटी इन टेक्स्ट यानी बुक के अंदर और बाक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर डालो। बहुत आसान सा चैप्टर है, थोड़ा आपको रटना पड़ेगा, थोड़ी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, इसके क्वेश्चंस करने पड़ेंगे।
लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि एग्ज़ाम में इसके रिपीटेड क्वेश्चन पूछे और लिमिटेड क्वेश्चन। अगर आप सही से ध्यान दोगे तो ये चैप्टर आपका बहुत स्कोरिंग बन जाएगा आपके लिए और आप अच्छे से सारी चीज़ें कर लो। और इसके अलावा जितनी भी पीछे की क्लासेज हैं सारी वीडियो आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वहाँ से अब आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा तैयार रहिए। एग्ज़ाम आपका बहुत दूर नहीं है, तो थोड़ी तैयारी आपको करनी है। जो लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो लोग अपना कंसर्न मुझे बता सकते हैं। अगर टाइमिंग वगैरह में चेंज वगैरह की वजह से कोई परेशानी उन्हें हो रही है तो मुझे अपडेट कर देना, मैसेज कर देना पर्सनल, मैं उस पे ध्यान रखूँगा। और नहीं जॉइन कर पा रहे हैं जो वो सारे जॉइन करें और तैयारी अपनी थोड़ी अच्छी रखिए आप लोग, क्योंकि ये नवंबर का महीना है वैसे ख़त्म होने वाला है। अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, दिसंबर और जनवरी 2 महीना है। अब आप थोड़ा लग के करिए, ढंग से करिए तो अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, नहीं तो फिर आप बोर्ड एग्ज़ाम में परेशान हो जाओ। ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर और वो होगा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी सहसंयोजक यौगिक। ठीक है? इसी की बात करेंगे। फिलहाल आप लोग यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपके डाउट्स वगैरह भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, एक बार और बाल दिवस की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।